नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 8वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। राय साहब के दशहरे के शगुन के जलसे की पार्टी में उनके मित्र और सहपाठी एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक, शर्तें और चर्चा करते हैं। मिर्जा खुर्शीद मिस मालती को यह चैलेंज देते हैं कि वह पंडित ओंकार नाथ को शराब पिलाकर दिखाएं। मिस मालती यह शर्त पूरी कर देती हैं। ओंकार नाथ शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं। उधर धनुष यज्ञ के लिए बार बार बुलावा आ रहा है। सब वहां जाने को तैयार हो रहे होते हैं, तभी एक लंबा तगड़ा अफगान वहां आ जाता है और सभी को वहां से हिलने के लिए मना करके कहता है कि उसके साथ के आदमी पर डाका पड़ा है और जब तक उसका लूटा हुआ माल वापस नहीं मिल जाता कोई यहां से हिल नहीं सकता। अब सुनते हैं आगे की कहानी। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुंचे थे। लोग उधर जाने को तैयार ही हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुल्हाड़, कंधे में चमड़े का बैग लटकाए हुए, कंधे पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे न जाने किधर से आकर खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ। हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूटा है। उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार? बुलाओ उसको। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट और कैसा डाका? यह तुम लोगों का काम है। यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो क्या मामला है। अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट और कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है। हमारी कोठी में 50 जवान हैं। हमारा आदमी रुपये तहसील कर लाता था, 1000, वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका? अब बताएगा कि डाका कैसा होता है। हमारा 50 जवान अभी आता है। हम तुम्हारा गांव लूटेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाएं। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता। नहीं, अब सबको कत्ल कर देगा, अभी फायर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारे पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शक्ल देखकर भागता है। हमारा अपना काउंसिल है। हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है। हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया। हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूटता है और यहाँ माशूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाए, नहीं हम तुमको उठा कर ले जाएगा और अपनी कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया। या तो हमको अभी 1000 रुपया दे दो या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको हम नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है। इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है। हमारे कबीले में 10,000 सिपाही हैं। हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमको रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा गांव लूट लेगा और तुम्हारा माशूक उठाकर ले जाएगा। खून करने में हमको लुफ्त आता है। हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गईं। कन्ना की पिंडलियां कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को अपनी ठकुराई का अभिमान था। वह अपने ही गांव में एक पठान के डर से जाना हास्यपद समझते थे। लेकिन उसकी बंदूक का क्या करते? उन्होंने जरा ची चपड़ किया और इसने बंदूक चलाई। होश तो होते ही ये सब, और निशाना भी इन सबों का अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक न होती तो राय साहब उससे सींग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर जाने नहीं देता। नहीं दम के दम सारा गांव जमा हो जाता
और इसके पूरे जत्थे को पीट पीट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले, हमने आपसे कह दिया है कि हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहाँ के काउंसिल का मेंबर हूँ और यह देवी जी लखनऊ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं कि आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटके, पैतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतारकर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा। मत बकबक करो। काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। हम खुदा ताला के सिवाय और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम तुमको अभी कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की नली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जाता है कि तुमने हमारे रुपए लूट लिए। न कुछ सुनता है, न कुछ समझता है, न ही किसी को बाहर आने जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मग्न थे। जमींदारों के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर ही होते हैं। जब तक 10 दफे न पुकारा जाए बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो वे एक शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खान पर निकल जाता। दाढ़ी के एक एक बाल नुच जाते। कितना गुस्सेवर है। होते भी तो जल्लाद हैं। न मरने का गम, न जीने की खुशी। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अकल काम ही नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घड़ी छोड़ाया नहीं मजा चखा देता इसको। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपये देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या? मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते हुए एक उज्जाट पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपट कर उसके हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते? बंदूक ही तो चलाएगा ना, चलाने दो। 1 या 2 की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग न समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फायर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा। बहुत होगा पुलिस उसे फांसी की सजा दे देगी। वह भी क्या ठीक, एक बड़े काबिले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के मामले में न्याय को कौन पूछता है? हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएं, दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए, आश्चर्य नहीं। कितने मजे से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते होते। इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी और ऐसा जान पड़ता है कि बिना 2-1 खून किए तो मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा। देवी जी, आप तो हमें ऐसे लताड़ रही हैं मानो अपनी प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह तो हर प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में भी हो तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, यह देखकर मुझे खेद होता है। 1000 का ही तो मामला है। आपके पास मुफ्त के 1000 हैं, उसे देकर उसे विदा क्यों नहीं कर देती? आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं तो इसमें हमारा क्या दोष? राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ भी लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिलाकर कहा, राय साहब, आप अभी इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। यह फायर करना शुरू करेगा तो किसी को जिंदा न छोड़ेगा। इनका निशाना बेखता होता है। मिस्टर तनखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1000 की ही तो बात है और रुपये भी मौजूद हैं, तो आप लोग इतना क्यों सोच विचार कर रहे हैं? मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं, मैं यह न समझती थी। मैं भी यह न समझता था कि आपको रुपये इतने प्यारे हैं और वह भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं
तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने से संकोच न करेंगी। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटर पिटर सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, अब हम नहीं मानेगा। हम इतनी देर से यहाँ खड़ा है और तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। फिर जेब से सीटी निकालकर उसने कहा, हम तुमको 1 लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो हम सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार? हम तुम्हारे ऊपर जान फिदा करेगा, अपना जान तुम्हारे कदमों में रख देगा। यहाँ इतना आदमी तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं। सच्चा इश्क क्या है हम तुम्हें दिखाएगा। तुम्हारा इशारा पाते हम अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने घिघिया कर कहा, देवी जी खुदा के लिए इस मूजी को रुपये दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तिनक कर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक सिखा देंगे। तंखा ने राय साहब को डांट बताई, शेर के मांद में घुसना कोई बहादुरी नहीं, मैं तो इसे मूर्खता समझता हूं। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप्त नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था और अब इस कांड में उन्हें मनचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नरपुंगवों के बीच रहकर उनके बरबस प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनघड़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खां साहब के सामने जाकर निशंक भाव से कहा, तुम्हें रुपये नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकता। हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से भी ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने माशूक के लिए जिस्म का एक एक बोटी निचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लौटा दिया था। उसने सोचा मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, वह भी तो आकर देखे कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखें, कैसे मालिक को बुलाएं। वह अवसर खोज रहा था और जो ही मोहलत मिली दौड़ता हुआ यहाँ आ गया। मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचक्का खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़ कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जा जल्दी दौड़। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तान कर डांटा, कहाँ जाता है सुअर, हम तुमको गोली मार देगा। होरी गंवार था, लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पील पड़ता था। वह कायर न था, मारना और मरना दोनों ही जानता था। मगर पुलिस के हथकंडे के सामने उसकी एक न चलती थी। बंदे बंदे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से लाएं, बाल बच्चों को किस पर छोड़ें। मगर जब मालिक ललकारते हैं तो फिर किसका डर, तब तो वह मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित जमीन पर आ रहे और लगे पश्तों में गालियां देने। होरी उनकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से उसकी दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतारकर फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे यह तो मिस्टर मेहता हैं। वहीं लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनसे गले मिलता, कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता, पर मिस्टर मेहता के चेहरे पर हंसी न थी और न ही गर्व। चुपचाप खड़े थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोष से कहा, आपने यह बहरूपपन कहाँ से सीखा? मेरा दिल तो अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवामर्दी की परीक्षा ले रहा था।
जो गुस्ताखी हुई उसे क्षमा कीजिएगा। यह अभिनय जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रहसन की तैयारियां हो रही थीं। मगर इन सज्जनों को उससे विशेष दिलचस्पी न थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक जमे रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। बीच बीच में तालियां बजाते थे और फिर कहो का आग्रह करके अभिनेताओं का प्रोत्साहन करते थे। राय साहब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने को तो प्रहसन था मगर करुणा से भरा हुआ। नायक का बात बात में कानून की धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा सी देर कर दी, फिर वकीलों के नखरे और देहाती गवाहों की चालाकियां और झांसे, पहले गवाही के लिए चटपट तैयार हो जाना मगर इजलास पर तलबी के समय खूब मनावन कराना और नाना प्रकार के फरमाइशें करके उल्लू बनाना, ये सभी दृश्य देखकर लोग हंसी के मारे लोटपोट हो जाते थे। सबसे सुंदर दृश्य वह था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था। गवाहों का बार बार भूले करना, वकील का बिगड़ना, फिर नायक का देहाती बोली में गवाहों को समझाना और अंत में इजलास पर गवाहों का बदल जाना ऐसा सजीव और सत्य था कि मिस्टर मेहता उछल पड़े और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गले लगा लिया और सभी नटों को एक एक मेडल देने की घोषणा की। राय साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव जाग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उनके गले से लिपट गए और मुग्ध होकर बोले, आपकी दृष्टि इतनी पैनी है, मुझे इसका अनुमान ही न था। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था। वहीं किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बने, खूब जल क्रीड़ा की जाए और शाम को लोग घर लौट आएं, देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन मेहमानों को विशेष काम था वह तो विदा हो गए, केवल वे ही बच रहे जिनकी राय साहब से घनिष्ठता थी। मिसेस खन्ना के सिर में दर्द था, न जा सकी और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इनके विरुद्ध एक लेख माला निकालकर इनकी खबर लेने के विचार में मग्न थे। सब के सब छटे हुए गुंडे हैं, हराम के पैसे उड़ाते हैं और मूंछों पर ताव देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें क्या खबर, इनके पड़ोस में कौन मर रहा है इन्हें क्या परवाह। इन्हें तो अपने भोग विलास से काम है। यह मेहता जो फिलॉसफर बना फिरता है उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में 1000 मार लेते हो, तुम्हें अख्तियार है जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ। जिसको यह फिक्र दबाए डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे हो, बीमार स्त्री के लिए वैद्य कहाँ से आए, अब घर का किराया किसके घर से आएगा, वह अपना जीवन कैसे पूर्ण बनाएंगे। छोटे सांड बने दूसरे के खेत में मुंह मारते फिरते हो और समझते हो कि संसार में सब सुखी हैं। तुम्हारी आंखें तब खुलेगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा कि बच्चा चलो खेत में हल जोतो, तब देखेंगे तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। और वह मालती जो 72 घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है, शादी नहीं करेगी, इससे जीवन में बंधन पड़ जाता है और बंधन में जीवन का पूर्ण विकास नहीं होता। बस जीवन का पूरा विकास तो इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और निर्द्वंद विलास करते जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज को मारो गोली, जीवन के कर्तव्यों को पास न फटकने दो, बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज्यादा और क्या होगा। माँ बाप से पटती नहीं, उन्हें धता बताओ, शादी मत करो या बंधन है, बच्चे होंगे या मोह पाश है। मगर टैक्स क्यों देते हो, कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोड़ते, उससे क्यों कन्नी न काटते हो। जानते हो ना कि कानून की जरा भी अवज्ञा की और बेड़ियां पड़ जाएंगी। बस वही बंधन तोड़ो जिसमें अपनी भोग लिप्सा में बाधा न पड़े। रस्सी को सांप बनाकर पीटो और 30 मारखा बनो। जीते सांप के पास जाओ ही क्यों, क्योंकि वह फुफकार मारेगा और लहरें आने लगेंगी। उसे आते देखो तो दुम दबाकर भाग जाओ। यही तुम्हारा संपूर्ण जीवन है। 8 बजे शिकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी शिकार न खेला था, बंदूक की आवाज से कांपते थे, लेकिन मिस मालती जा रही थी, वह कैसे रुक सकते थे। मिस्टर तंगा को अभी इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर न मिला था, शायद वहां अवसर मिल जाए। राय साहब अपने इलाके में बहुत दिनों से नहीं गए थे, वहां का रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से आदमियों से एक संबंध भी हो जाता है और रौब भी रहता है, कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते हैं। मिर्जा खुर्शेद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, विशेषकर ऐसे जिसमें कुछ साहस दिखाना पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती, उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए।
केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहब की इच्छा थी कि भोजन की सामग्री, रसोइया, कहार, खिदमतगार सब साथ ले लें, लेकिन मिस्टर मेहता ने उसका विरोध किया। खन्ना ने कहा, आखिर वहां भोजन करेंगे या भूखे मरेंगे? मेहता ने कहा, भोजन क्यों न करेंगे, लेकिन आज हम लोग खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मिस मालती पकाएंगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हांडिया और पत्तल भी मिल जाएंगे और ईंधन की भी कोई कमी नहीं। शिकार हम करेंगे ही। मालती ने गिला किया, क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई इतने जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा है। मेहता, काम तो हम करेंगे, आप केवल बताते जाइएगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, अजी आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है, जंगल में हांडी और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। हिरन का शिकार कीजिए, भूनिए और खाइए और वहीं दरख्त के साए में खर्राटे लीजिए। यही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 2 मोटरें चली। एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी, दूसरी खुद राय साहब। कोई 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पर्वतमाला दौड़ती चली आ रही थी। सड़क भी पेचदार होती जा रही थी। कुछ दूर की चढ़ाई के बाद एकाएक ढलान आ गया और मोटर नीचे की ओर चली। दूर से नदी का पाट नजर आया, किसी रोगी की भांति दुर्बल। निस्पंद कगार पर एक घने वृक्ष की छांव में कारें रोक दी गई और लोग उतरे। यह सलाह हुई कि 2-2 की टोली बने और शिकार खेलकर 12 बजे तक यहाँ आ जाया जाए। मिस मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐंठ कर रह गया। जिस विचार से आए थे उसमें जैसे पंचर हो गया। अगर जानते मालती दगा देगी तो घर लौट जाते। लेकिन राय साहब के साथ उतना रोचक न होते हुए भी उतना बुरा न था। उनसे बहुत से मामले में बात करनी थी। खुर्शेद और तंखा बच रहे। उनकी टोली बनी बनाई थी। तीनों टोलियां एक एक तरफ चली। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चलते ही जाते हो, जरा दम तो लेने दो। मेहता मुस्कुराए, अभी तो हम 1 मील भी नहीं आए, अभी से थक गई। थकी नहीं, लेकिन क्यों न जरा दम ले लो। जब तक कोई शिकार हाथ न आ जाए हमें आराम करने का अधिकार नहीं। मैं शिकार खेलने न आई थी, मेहता ने अनजान बनकर कहा। अच्छा, यह मैं न जानता था। फिर क्या करने आई थी? अब तुमसे क्या बताऊं। हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में छिप गए और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया, झुंड भाग निकला। मालती ने पूछा, अब? कुछ नहीं, चलो फिर कोई शिकार मिलेगा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। फिर मालती ने जरा रुक कर कहा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, पर मैं नहीं बैठता। बड़े निर्दयी हो तुम, सच कहती हूं। जब तक कोई शिकार न मिल जाए मैं बैठ नहीं सकता। तब तो तुम मुझे ही मार डालोगे। अच्छा बताओ, रात तुमने इतना क्यों सताया था? मुझे तो तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार? मैं न जानती थी कि तुम इतने शरीर हो। अच्छा सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते? मेहता ने कोई जवाब न दिया, मानो सुना ही नहीं। दोनों कुछ देर चलते रहे। एक तो जेठ की धूप, दूसरा पथरीला रास्ता। मालती थक कर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यहीं आऊंगा। तुम मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं जानता हूं तुम अपनी रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? नए युग की देवियों की यही तो सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। मालती ने झेंपते हुए कहा, तुम कोरे फिलोसफर हो मेहता, सच। सामने वृक्ष पर एक मोर बैठा हुआ था। मेहता ने निशाना साधा और बंदूक चलाई। मोर उड़ गया। मालती प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, मेरा शाप पड़ा। मेहता ने बंदूक कंधे पर रखकर कहा, तुमने मुझे नहीं अपने आप को शाप दिया है। शिकार मिल जाता तो मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता, अब तो तुमको फौरन चलना पड़ेगा। मालती उठकर मेहता का हाथ पकड़ती हुई बोली,
फिलोसफरों के शायद हृदय नहीं होते। तुमने अच्छा किया कि विवाह नहीं किया, उस गरीब को तुम मार ही डालते। मगर मैं यूं न छोड़ूंगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेहता ने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़े। मालती सजल नेत्र होकर बोली, मैं कहती हूं मत जाओ, नहीं मैं इसे चट्टान पर सिर पटक दूंगी। मेहता ने तेजी से कदम बढ़ाए। मालती उन्हें देखती रही। जब वह 20 कदम आगे निकल गए तो झुंझला कर उठी और उनके पीछे दौड़ी। अकेले विश्राम करने में कोई आनंद न था। समीप आकर बोली, मैं तुम्हें इतना पशु न समझती थी। मैं जो हिरन मारूंगा उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा। खाल जाए भाड़ में, मैं अब तुमसे बात न करूंगी। मेहता, कहीं हम लोगों के हाथ कुछ न लगा और दूसरे अच्छे शिकार मारे तो मुझे बड़ी झेप होगी। एक चौड़ा नाला मुंह फैलाए बीच में खड़ा था। बीच की चट्टानें उसके दांतों से लगती थी। धार का वेग इतना था कि लहरें उछल पड़ती थीं। सूर्य मध्याह्न पर आ पहुंचा था और उसकी प्यासी किरणें जल में क्रीड़ा कर रही थीं। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तो लौटना पड़ा। क्यों? उस पार चलेंगे, यहीं तो शिकार मिलेंगे। मालती, धारा में तो कितना वेग है, मैं तो बह जाऊंगी। अच्छी बात है, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूं। मालती, हाँ आप जाइए, मुझे अपनी जान से बैर नहीं है। मेहता ने पानी में कदम रखा और पांव साधते हुए चले। ज्यों ज्यों आगे जाते थे पानी गहरा होता जाता था, यहाँ तक कि छाती तक आ गया। मालती अधीर हो उठी। शंका से मन चंचल हो उठा। ऐसी विकलता तो उसे कभी न होती थी। ऊंचे स्वर में बोली, पानी गहरा है, ठहर जाओ, मैं भी आती हूं। नहीं नहीं, तुम फिसल जाओगी, धार तेज है। कोई हर्ज नहीं, मैं आ रही हूं, आगे न बढ़ना, खबरदार। मालती साड़ी ऊपर चढ़ाकर नाले में बैठी, मगर 10 हाथ आते आते पानी उसकी कमर तक आ गया। मेहता घबराए, दोनों हाथ से उसे लौट जाने को कहते हुए बोले, तुम यहां मत आओ मालती, यहां तुम्हारी गर्दन तक पानी है। मालती ने एक कदम और आगे बढ़ाकर कहा, होने दो, तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो तुम्हारे पास ही आकर मरूंगी। मालती पेट तक पानी में थी। धार इतनी तेज थी कि मालूम होता था कदम उखड़ा। मेहता लौट पड़े और मालती को एक हाथ से पकड़ लिया। मालती ने नशीली आंखों में रोष भरकर कहा, मैंने तुम्हारे जैसे बेदर्द आदमी को कभी न देखा था, बिल्कुल पत्थर के हो। खैर आज सता लो जितना सताते बने, मैं भी कभी समझूंगी। मालती के पांव उखड़े हुए मालूम हुए। वह बंदूक संभालती हुई उनसे चिमट गई। मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहां खड़ी नहीं रह सकती, मैं अपने कंधे पर तुम्हें बिठाई लेता हूं। मालती ने भ्रुकुटी टेढ़ी करके कहा, तो उस पार जाना क्या इतना जरूरी है? मेहता ने कुछ उत्तर न दिया। बंदूक कनपटी से कंधे पर दबा ली और मालती को दोनों हाथों से उठाकर कंधे पर बिठा लिया। मालती अपनी पुलक को छिपाती हुई बोली, अगर कोई देख ले? भय तो लगता है। 2 पग के बाद उसने करुण स्वर में कहा, अच्छा बताओ तो, मैं यहीं पानी में डूब जाऊं तो तुम्हें रंज हो या ना हो? मैं तो समझती हूं कि तुम्हें बिल्कुल रंज ना होगा। मेहता ने आहत स्वर में कहा, तुम समझती हो मैं आदमी नहीं हूं? मैं तो यही समझती हूं, क्यों छुपाऊं? सच कहती हो मालती? तुम क्या समझते हो? मैं कभी बताऊंगा। पानी मेहता के गर्दन तक आ गया। कहीं अगला कदम उठाते ही सिर तक ना आ जाए, मालती का हृदय धक धक करने लगा। बोली, मेहता ईश्वर के लिए अब आगे मत जाओ, नहीं मैं पानी में कूद पड़ूंगी। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आया, जिसका वह मजाक उड़ाया करती थी। जानती थी ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उन्हें उबार लेगा, लेकिन मन को जिस अवलंबन और शक्ति की जरूरत थी वह और कहाँ मिल सकती थी। पानी कम होने लगा था। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब मुझे उतार दो। नहीं नहीं, चुपचाप बैठी रहो, कहीं आगे कोई गड्ढा मिल जाए तो। तुम समझते होगे यह कितनी स्वार्थिनी है। मेहता, मुझे इसकी मजदूरी दे देना। मालती के मन में गुदगुदी हुई, क्या मजदूरी लोगे? यही कि जब तुम्हें जीवन में ऐसा ही कोई अवसर आए
तो मुझे बुला लेना। किनारा आ गया था। मालती ने रेत पर अपनी साड़ी का पानी निचोड़ा, जूते का पानी निकाला, हाथ मुंह धोया, पर ये शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उसके सामने नाचते रहे। उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा, यह दिन याद रहेगा? मेहता ने पूछा। तुम बहुत डर रही थी? मालती, पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गर्व से मालती को देखा। इनके मुख पर परिश्रम की लाली के साथ तेज था। बोले, मुझे यह सुनकर कितना आनंद आ रहा है, तुम यह समझ सकोगी मालती? तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो, और अभी लौटती बार फिर से यही नाला पार करना पड़ेगा। कैसी आफत में जान डाल दी तुमने। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो 2 दिन भी न पटे। मेहता मुस्कुराए। इन शब्दों का संकेत खूब समझ रहे थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो, और जो मैं कहूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मुझसे विवाह करोगी? शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए